अच्छा बेटा, ये मई जून 2017 पेपर 21 है, ये हमारा वेरिएंट नहीं है, हमारा वेरिएंट 22 होता है। 21 में इसलिए करा लो क्योंकि शायान सऊदीया में है और सऊदीया के अंदर 21 फॉलो होता है, वेरिएंट 1 फॉलो होता है। ठीक है, तो आइएगा। बेटा आपको पहले भी बहुत बार बताया हुआ है कि आपने अपने पेपर को गंदा करना है। सही है, एग्जामिनर को 15-20 हज़ार रुपया फीस पे कर रहे हो तो गंदा करके आओ पेपर को, आ जाए। टीटी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बेटा सबसे पहले अपने कंपनी का नाम देखना है कि वो कौन सी कंपनी है, प्राइवेट है, पब्लिक है या सोल ट्रेडर है, क्या चीजें चल रही हैं। सेटअप 15 years ago इन कंट्री पी। 15 साल से ऑपरेट कर रही है, यानी कि 15 साल से इसका नाम होगा, एक ब्रांड लॉयल्टी होगी, एक गुडविल होगी। It buys ready-made plain white t-shirts and then prints design on them. ठीक है, the t-shirt are imported from country Q, a developing country। बेटा इंपोर्ट से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स आपके पास आने चाहिए। टैरिफ अगर लग गया तो क्या होगा, कोटा लग गया अगर तो क्या होगा। ठीक है, करेंसी से किस तरीके से हमारे पास अफेक्ट होगा। सही है। TT has 50 different designs that are produced in batches of various size, यानी कि बेटा ये बैच प्रोडक्शन यूज कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम चाइल्ड साइज टू एक्स्ट्रा लार्ज एडल्ट साइज, और ये हर बंदे को फोकस कर रहा है, यानी कि ये मास मार्केट के ऊपर काम कर रहा है, नीश मार्केट पे काम नहीं कर रहा। मास मार्केट का मतलब होता है कि हर बंदे को टारगेट करना। The t-shirts are sold to small retailers in country B. These retailers expect high quality products. The marketing manager is considering changing the place part of its marketing mix as he wants to increase sales of t-shirts. बेटा वो अपनी लोकेशन को चेंज करना चाह रहा है, अपनी जमीन को बदलना चाह रहा है। ठीक है। The share capital invested to start the company was 2 million। 2 मिलियन हमने लगाए थे कंपनी स्टार्ट करने के लिए। शेयर होल्डर्स फंड्स हैड इंक्रीज टू 8 मिलियन बाय 2015 बट स्टेड एट दिस लेवल इन 2016। यानी कि शेयर होल्डर ने जो फंड्स लगाए हुए थे, जो उनकी इक्विटी थी, हमारी इक्विटी जो है 2015 में इंक्रीज होके कितनी हो गई थी, इंक्रीज बाय 6 मिलियन। खुद देखे 2 मिलियन से वो कहां पे जा रहा है, 2 मिलियन से वो 8 मिलियन पे जा रहा है। तो 6 मिलियन से हमारी इक्विटी बढ़ी, लेकिन बेटा 2016 के अंदर सेम है जो हमारे पास 2015 में थी। ठीक है। टीडी डायरेक्टर्स वांट टू एक्सपेंड द कंपनी बाय एक्सपोर्टिंग देयर टी-शर्ट्स। सही है, एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, एक्सपेंड करना चाह रहा है। एंड आर कंसीडरिंग द फॉलोइंग टू ऑप्शंस। कहता है हमारे पास दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है टेक ओवर कर दें दिस जोन को, अ कंपीटिंग कंपनी which manufactures personalized t-shirts to the customer's own design। बेटा ये किसके ऊपर काम कर रहा है, नीश मार्केट का मतलब होता है कस्टमर की स्पेसिफिक नीड के हिसाब से या कस्टमर की स्पेसिफिक वांट के हिसाब से हम लोग प्राइस लेवल को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है। दिस कंपनी ओनली सेल्स ऑनलाइन एंड इट्स ब्रांड इज रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड। बेटा ऑनलाइन के एडवांटेजेस अपने दिमाग आप लोगों के ऊपर ना ऊपर से नाजिल होनी चाहिए चीजें। जब आप ऑनलाइन की बात करते हैं तो ऑनलाइन से क्या बेनिफिट है, वर्ल्ड वाइड आप टारगेट कर सकते हैं, बहुत लोगों को टारगेट कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट बनी हुई होगी, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी होने चाहिए, वायरस का थ्रेट, फ्रॉड का थ्रेट, क्या बोलते थ्रेट। ठीक है। और टी शर्ट आप पहन तो नहीं सकते ना ऑनलाइन, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि कपड़े वगैरह खरीदना अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो फिर अगर साइज गलत आ गया तो रिटर्न पॉलिसी और ये चक्रों में फंस जाते हैं लोग। It has large share of global e-commerce market. TT will have to raise 10 million to buy out the existing shareholders। बेटा जो करंट शेयर होल्डर्स है ना इस कंपनी के, इन्होंने बड़ी अजीब सी थोड़ी सी मुश्किल बात की हुई है। आसान लफ्जों में उसको ये कंपनी खरीदने के लिए 10 मिलियन चाहिए, लेकिन अगर टेक्निकलिटी की तरफ जाते हैं तो वो ये बोलता है कि इसको टीटी को डिसओन के शेयर होल्डर्स को कितने पैसे देने पड़ेंगे, 10 मिलियन। इसने टेक्निकलिटी के हिसाब से बात किया, सीधा सीधा मतलब बताऊं तो 10 मिलियन की कंपनी पड़ेगी आपको ये वाली। सही है। सम वर्कर्स कुड बी मेड रिडंडेंट। बेटा रिडंडेंट होने के डिसएडवांटेजेस क्या, आपको रिडंडेंसी पेमेंट पे करनी पड़ती है और आपके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं 50 चीजें। इफ डिपार्टमेंट्स इन द न्यू कंपनी, समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया बेटा।
पीछे वाली लाइंस, ये वाली रिडंडेंट नहीं होती दी, बता रहा हूँ। सुने बेटा, इसके अंदर आपको कंपनी की प्राइस दी हुई है ना, कंपनी की प्राइस दी हुई है कि भाई टीटी को डिसोन कितने में पड़ेगी, 10 मिलियन में। वो टेक ओवर करने जा रहा है ना, तो 10 मिलियन में वो खरीदेगा उसको। रिडंडेंट का मतलब होता है कि बेटा जब आप वर्कर को जॉब से निकाल दें, उसको जॉब से रिमूव कर दें, या तो हमारे पास उसके पास अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं है, या तो हमारा काम खत्म हो गया, उसकी नीड नहीं है बिजनेस के अंदर, रिडंडेंसी ये होती है रिडंडेंट। साइन क्लियर हुई बेटा बात आपको, कि उसकी प्राइस दी हुई है बस कंपनी की। बेटा सब्सिडी, आयशा, सब्सिडी होती है। अच्छा, इफ डिपार्टमेंट्स इन द न्यू कंपनी आर मर्ज विद दोज इन टीटी, ठीक है, अगर हम लोग मिला देते हैं बिजनेसेस को या टेक ओवर कर लेते हैं, तो भाई कुछ वर्कर्स हैं वो रिडंडेंट हो जाएंगे, उन्हें जॉब से निकालना पड़ेगा। ऑप्शन बी क्या है हमारे पास, invest in expanding its own production facilities by buying new computer controlled equipment for $5 लाख। अब बेटा बात सुनो, ये एक्सटर्नल वो था, एक्सटर्नल ग्रोथ है, ठीक है, क्योंकि आप टेक ओवर कर रहे हैं। ये इंटरनल ग्रोथ है, यानी कि इंटरनल ग्रोथ याद है मैंने क्या बताया था, एक्सटर्नल ग्रोथ का मतलब होता है टेक ओवर करना या मर्ज करना। इंटरनल ग्रोथ का मतलब होता है नई ब्रांचेस खोल लेना, या फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट कर लें, या तो आप प्रोडक्शन बढ़ा दें। ये सारी आपकी इंटरनल ग्रोथ होती थी, डाइवर्सिफिकेशन कर लें। अब इसको आपको करने में कितने पैसे चाहिए, $5 लाख। This will allow an increase in the production बढ़ेगी of the existing range of t-shirts. TT could then sell directly to large retailers in other countries. However, they may have to use an agent or go into a joint venture to be successful. बेटा एजेंट आपको याद होना चाहिए, ये मैंने आपको मार्केटिंग मिक्स में प्लेस के अंदर पढ़ाया था, कि सिंगल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डबल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो वाली कहानी। और जॉइंट वेंचर भी आपको पता होगा। अब सुने, ये जी एडवर्टाइजिंग इनकी एड है, अखबार में जो इन लोगों ने ऐड दी थी। हाई क्वालिटी मटेरियल इज यूज्ड, मैनी डिजाइंस अवेलेबल, लॉट्स ऑफ चॉइस, ऑल साइज अवेलेबल, फ्रॉम चाइल्ड टू एक्स्ट्रा लार्ज अडल्ट, बाय टी शर्ट फ्रॉम स्मॉल क्लोथिंग रिटेलर्स अक्रॉस द कंट्री। ये इनकी अखबार में ऐड थी। सही है, अब ये देखें कितना गंद मचाया हुआ है मैंने, आपको इससे ज्यादा गंद मचाना है। आगे आए, एसएमएस मैसेज फ्रॉम टीटी प्रोडक्शन एम्प्लॉय टू अ फ्रेंड, ठीक है जी, पढ़ लेते। रियली अनहैप्पी एट टीटी, यानी कि वर्कर्स क्या हैं बेटा, वर्कर्स हैं डीमोटिवेटेड, वेरी अनहैप्पी एट टीटी, expected to do a lot of work on task I am not paid for, expected to advise customers on designs when I have no training on this। बोलता है भाई, बेटा एक एम्प्लॉय ने अपने दोस्त को मैसेज भेजा है, वो रो रहा है उसके सामने, बोलता है कि यार हर तरह का काम मुझसे करवाते हैं, गधा समझ के रखा हुआ है। सही है, बोलते हैं कि डिजाइन बना दो, जब मेरे पास कोई ट्रेनिंग ही नहीं है इस चीज की, मुझे पता ही नहीं डिजाइन कैसे बनता है। आगे, shouted at if I do anything wrong or do not make a lot of t-shirts each week, बोलता है कि अगर मैं कुछ ना करूं, अगर मैं कम टी शर्ट्स बनाऊं या मैं कोई काम गलत कर दूं, तो जो हमारा मैनेजर है आके बकवास करता है, चीखता है मुझ पे। The operation manager just tells me what to do and she never asks what I think। बेटा इस पॉइंट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात छुपी हुई है। ऑपरेशन मैनेजर आपको सिर्फ बताता है कि आपने क्या करना है, आपसे फीडबैक नहीं लेता। यानी कि यहाँ पे कौन सा लीडरशिप स्टाइल फॉलो हो रहा है, जी साइम बोले। ठीक है, ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, उसने खुद बोला ना कि यहाँ पे सिर्फ हमें बताया जाता है। गंदगी करने से बेटा ये होता है कि देखो ना, ये मैंने पॉइंट्स पॉइंट आउट कर लिए। अब फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता, ये लो चिट्टा पेपर है, एकदम चिट्टा पेपर है। अब यहाँ पे जब आप वापस क्वेश्चन पढ़ के आओगे ना, टाइम वेस्ट करोगे, ढूंढोगे यूं 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 करके किस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ, इसलिए गंद मचाना पड़ता है, समझे। अब ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप यहाँ पे फॉलो हो रही है। आगे,
इफ आई से एनीथिंग देन आई एम टोल्ड टू कीप क्वाइट, बोलता है कि भाई मैं कुछ भी बोलता हूँ तो बोलते हैं चुप कर जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। हाँ, मेन पॉइंट अंडरलाइन कर ले और साथ में यहाँ पे चीजें लिख लिया करें, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया, इस पॉइंट से मुझे क्या पता चला, कौन सी स्टाइल फॉलो हो रही है, ऑटोक्रेटिक। अच्छा, बोलता है भाई चुप रहो, अपना काम करो, रियली फेड अप एंड वांट टू लीव। अच्छा भाई, इन्होंने स्माइली फेस ही बना दिए यहाँ पे, चलो भाई बड़े नाराज। I never know what is happening at the factory as information is only put on one notice board but that is in the other building। इससे मैं एक और बात पॉइंट आउट कर सकता हूँ, बोलता कि एक ही नोटिस बोर्ड है जिसपे इंफॉर्मेशन लगी हुई होती है, सही है, और वो है भी दूसरी बिल्डिंग में, यानी कि बेटा चांसेस ऑफ मिसकम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन होगी, या पता नहीं डबल एस आता है एक एस आता है मुझे नहीं पता, मिसकम्युनिकेशन होगी तो बेटा उससे बिजनेस के अंदर क्या होंगे, मिस्टेक्स बढ़ेंगे, आपका मैसेज आपके एम्प्लॉय तक नहीं पहुंच पाएगा, आप मैसेजेस को मिस कर देंगे। क्लियर है? आगे आपके पास अपेंडिक्स सी में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गिवन है, बेटा आप इस पूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से आराम से जीपी मार्जिन भी निकाल सकते हैं, एनपी मार्जिन भी निकाल सकते हैं, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाल सकते हैं। आप लोग बच्चे नहीं है, मैं आपको निकाल के नहीं बताऊंगा, वो खुद आना चाहिए किस तरीके से निकालते हैं। सही है, अब आए क्वेश्चंस के ऊपर। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमें बोलता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू वेज इन विच टीटी माइट अचीव क्वालिटी प्रोडक्शन। आपको बेटा बहुत डिटेल में एक चैप्टर पढ़ाया गया था क्वालिटी अश्योरेंस का, तो आपको इससे भी दो रीजन यहाँ पे लिखते हैं, क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल, या इसके अलावा क्या बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ा दें, अच्छा रॉ मटेरियल लाना शुरू कर दें। ठीक है, इसके अलावा टीक्यूएम के मेथड्स यूज करें। मैंने आपको चार बता दिया, आपने कोई से भी दो लिखने हैं, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल बिल्कुल। अब बेटा एक्सप्लेन करो इसको, आप एक्सप्लेन, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ जाएगी। अब सुनिएगा जरा, इसने सवाल क्या पूछा, टू वेज इन टीटी माइट अचीव इन क्वालिटी प्रोडक्शन। अब सुने बेटा, जब मैं अच्छा रॉ मटेरियल लेके आऊंगा, मैं अच्छा रॉ मटेरियल लेके आऊंगा तो उससे होगा क्या, मेरी जो शर्ट्स हैं उनकी लाइफ बढ़ जाएगी, सही है, उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। जब इससे हमारे पास ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी तो उससे हमारे पास फायदे क्या होंगे, हमारे पास सेल्स बढ़ेंगी, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। अब आप रॉ मटेरियल कहाँ से ढूंढ सकते हैं, आप नया सप्लायर देखें जो कि आपको लो प्राइस पे गुड रॉ मटेरियल सप्लाई कर सके। ठीक है, इस तरीके से आपने एक्सप्लेन करनी है बातों को, कॉस्ट सेव नहीं होती बेटा, आप लोग गलत कर जाते हो चीज को। अच्छी क्वालिटी की चीज है तो जाहिर सी बात है उसकी कॉस्ट ज्यादा ही होगी ना, कॉस्ट को पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखे। क्लियर है कहानी? आपने इस तरीके से इसका आंसर लिखना है और आपने इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी साइम। क्या मतलब, क्या फायदा? सप्लायर चेंज करने, सप्लायर नहीं चेंज करो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप वो सप्लायर ढूंढो जो कि आपको इसके मुकाबले में अच्छी क्वालिटी की चीज दे। सही है जी जी, क्वालिटी किस तरीके से इम्प्रूव की जाती है आपको ये बात बतानी है, तो आपने उसको ये बताना है कि यार आप जो हैं क्या कहते हैं, ऐसा सप्लायर ढूंढ लें जो कि आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, हाँ तो ये आपने बताना है ना, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करना है, एनालिसिस देना है आपने इस चीज का। क्लियर है? पूरी बात आपने एक्सप्लेन करनी होती है। अब बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से ताकि मैं आगे बढ़ूं। क्वेश्चन वन है, एक एक वाला एक बार समझाते, क्या एक वाला, अच्छा वन वाला, वे वन मैं आपको भी बता देता हूँ, सुनो।
अगर मैं बात करता हूँ फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी कंट्रोल की या किसी भी चीज की बात कर लेता हूँ, क्वालिटी कंट्रोल की अगर मैं बात करता हूँ, इसका मतलब यार यहाँ पे आओ, आप क्वालिटी कंट्रोल में चेक्स लगाते हैं। आप कहते हैं कि जिस तरीके से प्रोडक्शन होती जा रही है आप चेक करते हैं कि हमारी शर्ट कहीं से खराब तो नहीं है या शर्ट कहीं से फटी हुई तो नहीं है। तो आप ये देखते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक जो पहुंच रहा है वो सही प्रोडक्ट है या फिर उसमें कोई डिफेक्ट्स है। तो आप उस डिफेक्ट को मिनिमाइज करते हैं। जब आप डिफेक्ट को मिनिमाइज करेंगे तो उससे हमारे पास कंप्लेंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कस्टमर कंप्लेंट्स कम हो जाएंगी। ठीक है, आपके पास रिफंड्स कम आएंगे। तो आपने ये बातें उसको बतानी है कि अच्छी तरीके से आपका परफेक्ट कंडीशन में सामान कस्टमर तक पहुंच जाएगा। सर डिसएडवांटेज भी बतानी है आप नहीं, इतनी का जरूरत नहीं होती, बेसिक्स ही आपने बस उसको एक्सप्लेन करना है। बेटा वेव वन और ये सबके तकरीबन सेम ही है, क्वालिटी एश्योरेंस और ये क्वालिटी कंट्रोल और टीक्यूएम के ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। सब चीजें नोट्स में लिखी हुई हैं, इतने परेशान नहीं हो। आपसे उसने दो पूछी है ना, मैंने आपको दो बता दी। ठीक है, आपने इनकी जो है वो बुक से पढ़ लो, नोट से पढ़ लो, सारी चीजें उसमें गिवन है भाई, परेशान नहीं हो। आगे आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, खत्म भी करना है ये पेपर। चले, consider the advantage and disadvantages of two options for expansion, recommend the best option to choose, justify your answer। बेटा ये दो आपके पास ऑप्शंस थे, ये और ये, आपने इन दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर के अंदर आपकी मर्जी है, किसी भी तरह कंपेयर करो, बता देना भाई ये एक्सटर्नल ग्रोथ है ये इंटरनल ग्रोथ है। इसको बनाने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, हम लोग नीश मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, स्पेसिफिक कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, यानी कि हम ज्यादा प्राइस लेवल चार्ज कर सकते हैं और हमारा प्रॉफिट भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। इसके अलावा मसला क्या है कि इसको लेने के लिए कितना पैसा चाहिए, 10 मिलियन चाहिए। पैसा बहुत एक्सपेंसिव है। अब ये पैसा मैं अरेंज कहाँ से करूं, ये मसले वाली बात है। पॉजिटिव नेगेटिव बातें बतानी है। अब यहाँ पे आए, इंटरनल ग्रोथ है, मैं नई इन्वेंट्री लेके आ रहा हूँ, नई इक्विपमेंट लेके आ रहा हूँ, इससे मेरे बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ेगी, इससे मेरे बिजनेस का आउटपुट बढ़ेगा, मुझे फायदा है। ठीक है, इसको खर्चा कितना है, 5 लाख, कंपैरेटिवली बहुत कम है ऑप्शन ए के रिलेटेड। अच्छा लेकिन मसला क्या है, अच्छा मैं पैसा, मैं बिजनेस को क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है कि आप करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। ये रहा, आप एक्सपोर्ट करेंगे अदर कंट्रीज के अंदर। तो भाई आपके पास एक नई ग्राउंड आ जाएगा खेलने के लिए, आप आराम से खेल सकते हैं। लेकिन एक मसला कि आपको बेटा एजेंट रखना पड़ेगा, तो आपको उसका भी कट देना पड़ेगा। या अगर मैं ज्वाइंट वेंचर करता हूं तो मुझे प्रॉफिट को शेयर करना पड़ेगा। यानी कि आपने पूरी बातों को एक्सप्लेन करना है। इन दी एंड जो कंक्लूजन वाला पैराग्राफ है, आपकी मर्जी है, आप इसकी साइड ले लें या आप इसकी साइड ले लें, आपकी मर्जी है। लेकिन वही बात है, जिसके आप फेवर में जा रहे हो उसका एक एडवांटेज और जिसके आप अगेंस्ट में जा रहे हो उसका एक डिसएडवांटेज। तो कोई भी एक एक पॉइंट दोनों का बचा लेना, सेव कर लेना। ठीक है, उसके बाद काम करना शुरू करना। सही है। अच्छा जी, क्वेश्चन टू। क्वेश्चन टू का ये बोलता है, अच्छा मैंने आपको पहले भी एक बार ये बात बताई हुई है कि बेटा जिस तरह का आपका बिजनेस है ना उससे लिंक करें। जैसे कि ये टी शर्ट बनाते हैं तो आप कॉटन से लिंक करो, आप थ्रेड से लिंक करो, आप फैशन से लिंक करो, और मशीन से, सिलाई मशीन से लिंक करो, लेबर से लिंक करो। समझे बात को। आगे आए, क्वेश्चन नंबर टू का ए, आइडेंटिफाई टू मोटिवेशनल थियोरीज and explain how TD could use these theories to help increase worker motivation। बेटा आपको बहुत बताया हुआ है, टेलर बताया हुआ है, आपको मैस्लो बताया हुआ है, हर्सबर्ग बताया हुआ है। लो यहाँ पे टेलर की मिसाल लिख देना। टेलर बोलता है कि भाई मनी इज द बेस्ट मोटिवेटर, वेज बढ़ा दो। इंसान जो है, जो आपका लेबर है वो तो एक गधा है। ठीक है, उसको पैसे देते रहो, गधे की तरह काम करता रहेगा। लेकिन इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों, कि उसने बोला हुआ है कि हाउ दिस विल अफेक्ट वर्कर्स मोटिवेशन। ठीक है, यहाँ पे आप मैस्लो की बात कर लें। मैस्लो के अंदर आपको एक ट्रायंगल बना के दिया हुआ है मैंने, बेसिक नीड,
फिर आपके पास आते हैं क्या बोलते हैं, सोशल नीड, सिक्योरिटी, स्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये वाली सारी बातें एक्सप्लेन करो। उनको बताओ कि यार एक हायरार्की ऑफ नीड्स होती है, और वो सारी चीजें आप एक ट्रायंगुलर फॉर्म में देख रहे होते हैं, आप बेसिक चीजें देख रहे होते हैं, जिसने थ्योरी दिया उसका पूरा नाम लिखना होता है। नहीं नहीं, टेलर लिख दो, मैस्लो लिख दो, बस इतना बता दो थोड़ा सा। सही है आयशा, आपको क्लियर है? चले अच्छा है, स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। वैसे ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, वो ऐसी कोई वो नहीं है। सेट है, आगे बढ़ जाओ। अच्छा जी, ऐसे सर, अबे भाई तो अटेम्प्ट नहीं करोगे पेपर को? स्क्रीनशॉट लोगे तो पॉइंट्स तो होंगे ना आपके पास। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। टीटी शुड कंसिडर द फॉलोइंग थ्री चेंजेस बिफोर मेकिंग अ फाइनल डिसीजन अबाउट वेदर टू स्टार्ट एक्सपोर्टिंग इट्स प्रोडक्ट। विच चेंज विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, जस्टिफाई योर आंसर। बेटा वो आपसे पूछता है कि हम लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, सही रिकॉर्डिंग देख लेना। बेटा हम लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको उसने तीन बातें लिख के दे दी हैं। अब ये किस तरीके से टीटी को अफेक्ट करेंगी, ये चीज आपने देखनी है। और सबसे ज्यादा कौन हार्मफुल है या बेनिफिशियल है, जो भी है, कौन सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा। अप्रिसिएशन इन कंट्री पीस एक्सचेंज रेट, या अप्रिसिएशन इन कंट्री पीस करेंसी। बेटा बात सुनो, कंट्री पी की करेंसी बढ़ रही है, यानी कि कंट्री पी की प्राइस भी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। अब खुद देखो ये टीटी कहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, ये टीटी जो है ना, टीटी ये ऑपरेट कर रहा है यहाँ पे, कंट्री पी में। जब बेटा कंट्री पी की करेंसी बढ़ेगी, तो बेटा कंट्री बी की प्राइस लेवल पे अफेक्ट क्या आएगा, बढ़ेगा। कंट्री बी की जब प्राइस लेवल बढ़ेगी, उससे बेटा हमारे एक्सपोर्ट्स पे क्या अफेक्ट आएगा, हमारा एक्सपोर्ट रेवेन्यू गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड मुश्किल होगा बार बेचना। अच्छा, इसके अलावा डोमेस्टिक माल महंगा हो रहा है, तो बेटा गोरे का माल सस्ता होगा, यानी कि हमारी इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगी, बढ़ेंगी। हमारी इंपोर्ट्स बढ़ेंगी और हमारी एक्सपोर्ट्स। बेटा यार देखो, ये सवाल इस तरह के पूछ के मुझे बीच में ना टोका करो। आप लोगों को पहले दिन बताया हुआ था कि आपके चार क्वेश्चंस होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी करके। इस तरह के बेटा फजूल सवाल पूछ के मेरा फ्लो मत तोड़ा करें। इंपोर्ट्स आपकी एक्सपेंस, इंपोर्ट्स बढ़ेंगी, ठीक है। आपके ऊपर बेटा एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो बेटा आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड ओवरऑल क्या होना शुरू हो जाएगा, वर्सन होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से यार आपके लिए मसला है कि आपके जो है एक्सपोर्ट्स गिरेंगे, आपके प्रॉफिट गिर जाएंगे, ठीक है। आपके प्रॉफिट गिर जाएंगे, समझ गए बात को? ये चीजें पूरी एक्सप्लेन करनी है आपको, इसको टीटी के साथ लिंक करना है, ठीक है। अगले पार्ट, इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इन मेनी डेवलप्ड इकोनॉमीज। अच्छा, अब ये बड़ी अच्छी चीज है कि यार जब बाकी सारी इकोनॉमीज डेवलप हो रही हैं, बाकी सारी इकोनॉमीज के अंदर पैसा आ रहा है, तो बेटा सबके पास एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। यानी कि जितने भी लोग इन इन इकोनॉमीज में ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी इनकम बढ़ेगी, उनकी स्पेंडिंग बढ़ेगी, तो बेटा वो टीटी से शर्ट्स भी तो खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे, टीटी की सेल्स भी तो बढ़ेंगी ना, समझे बात को? अच्छा, आपकी सेल्स बढ़ेंगी, आप चाहें तो आप अपनी प्राइस भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास पैसे आ गए हैं। लोगों के पास जब पैसे आ जाएंगे तो आप कम प्राइस पे क्यों बेचोगे, आप तो स्कीमिंग फॉलो करेंगे। तो उसने आपसे किसी भी जगह पे ये नहीं पूछा हुआ कि यार पॉजिटिव इफेक्ट्स बताएं या नेगेटिव इफेक्ट्स बताएं। उसने सिर्फ और सिर्फ क्या बोला हुआ है यहाँ पे, कि क्या इफेक्ट्स आएंगे, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो हमें कोई फर्क नहीं। आगे आए, इंक्रीज इन इम्पोर्ट टैरिफ। यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने कहा था ना पेपर गंदा करना। ये देखो इधर आओ, मैंने पहले से लिखी हुई थी इस चीज को, अब सुनना जरा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हम लोग टीटी जो है वो इधर मैंने लिखा हुआ था, प्लेन वाइट टी शर्ट प्रिंट डिजाइन ऑन टी शर्ट इज इम्पोर्टेड। ये जरा सा गंदा हुआ है, एक सेकंड रुकना, ये रहा, टी शर्ट इज इम्पोर्टेड फ्रॉम कंट्री क्यू।
मैंने आपसे ये भी कहा था कि टैरिफ कोटा का इफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अब आइएगा, हुआ क्या है कि आपके पास गवर्नमेंट ने टैरिफ लगा दिया। गवर्नमेंट जब टैरिफ लगाएगा तो उससे बेटा आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, आपकी सप्लाई कम हो जाएगी, आपकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। जब बेटा कॉस्ट आपके पास बढ़ेगी तो उसको पूरा करने के लिए आप अपनी प्राइस को भी तो बढ़ाएंगे। आप अपनी प्राइस को भी तो बढ़ाएंगे ना, ताकि आप कुछ किस हद तक तो प्रॉफिट कमा सकें। लेकिन बेटा मसला वही है कि जब आप प्राइस लगाएंगे, टैरिफ इंपोर्ट पे होता है कि एक्सपोर्ट पे होता है? मुझे समझ नहीं आ रहा, आप लोगों का पेपर है भाई, इस नवंबर में दे रहे हो। अजीब कैसे सवाल पूछ रहे हो यार। बेटा टैरिफ इंपोर्ट पे होता है, समझ गया? टैरिफ इंपोर्ट पे होता है। अब प्राइस आपके पास बढ़ जाएगी आप जब अपनी कॉस्ट को पूरा करने के लिए जाएंगे। अच्छा फिर वही बात है बेटा, प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम हो जाएगी, आपका रेवेन्यू गिर जाएगा, और वो सारी कहानी आपने उसको सुनानी है, ठीक है? कंक्लूजन में आपकी मर्जी है बेटा, मैं खुला हाथ छोड़ रहा हूँ। जिस पे आपने जाना है, कौन ज्यादा अफेक्ट कर सकता है, भले पॉजिटिव वे में करे या भले नेगेटिव वे में करे, वो आपके ऊपर है। Identify two communication barriers which might occur within DT and explain how communication barrier might be reduced। बेटा आपके पास एक पूरा वो दिया हुआ है, क्या कहते हैं, चैप्टर में एक चैप्टर है कम्युनिकेशन वाला, उसके अंदर सारी चीजें बताई हुई, ठीक है? अब उसने खुद बताया था आपको कि यार हम लोग जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, वो एक नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं, ठीक है? हम लोग एक नोटिस बोर्ड पे मैसेज लगा देते हैं, यानी कि प्रॉब्लम विथ द मीडियम। हम लोग एक नोटिस बोर्ड पे मैसेज लगा देते हैं, वो भी सारा दूसरी बिल्डिंग के अंदर है, वहां पे जाके पढ़ो, भूल जाओ 50 चीजें, इस तरीके से आपने उसको लिंक करना है। और हाउ बैरियर कैन बी रिड्यूस्ड, वो इस तरीके से रिड्यूस हो सकता है भाई कि आप जो है प्रॉपर तरीके से हर बंदे को मैसेज कन्वे करें। आप अपनी बिल्डिंग में भी एक नोटिस बोर्ड लगा दें, वहां पे ये वाले जितने भी मैसेजेस है लगा दिया करें। 4 मार्क क्या? 4 मार्क क्या बोल रहे हैं भाई? आप प्रॉपर तरीके से जो है वो फीडबैक लें और ये चीजें करें। एक और बात बेटा, कम्युनिकेशन बैरियर क्या था जो मैंने आपसे पढ़ा था ऑटोक्रेटिक वाला? नो फीडबैक गिवन। यानी कि नो फीडबैक गिवन का मतलब कि आप ऑटोक्रेटिक फॉलो कर रहे हैं, आप अपने एम्प्लॉय का फीडबैक नहीं ले रहे। तो आप उससे फीडबैक लें, आप उससे हेल्प लें, उससे चीजें पूछें, तो आप उसको चीजें बताएं, ठीक है? आप जो है जैसे कि यहाँ पे था, 4 में से 2 सवाल, बेटा नहीं बेटा, मेरे चंदा शहजादे, 4 में से 4 सवाल करने होते हैं, कोई चॉइस नहीं होती बिजनेस के पेपर में। इकोनॉमिक्स में होती है, बिजनेस में नहीं होती, ठीक है? इनोवेशन इंक्रीज, बेटा क्या कोई ऐसा पर्चा लेके आ रहे हो जिसके ऊपर अल्फाज निकल के आते हैं बाहर? इनोवेशन की इंक्रीज से क्या होगा? अच्छा, जैसे ये प्रॉब्लम विद कम्युनिकेशन जो मैंने आपको बताया था, एक वो वाली बात, नो फीडबैक गिवन है, तो बेटे फीडबैक लेने शुरू कर दें, लोगों से पूछना शुरू कर दें क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं होती, आपको समझ आ रहे हैं मैसेज के नहीं आ रहे। ये क्योंकि उसने पूछा भाई हाउ कैन इट बी रिड्यूस्ड, उसने ये नहीं बोला कि इसको एक्सप्लेन करो, उसने बोला ये बताओ कि ये कम कैसे होंगे। समझे? तो ये सारी चीजें आपके पास नोट्स में गिवन है। Consider the following three channels of distribution TT could use for its production in country P. Recommend the best channel to gain the highest sales. Justify your answer. आइएगा बेटा, सबसे पहले लिखा हुआ है कि सेल कर दो होलसेलर को। अब एडवांटेजेस क्या है कि वो बल्क बाइंग करता है, सही है, तो आपके पास सेल्स बढ़ती हैं, आपका रेवेन्यू बढ़ जाता है, ठीक है? इसके अलावा आपको संभालना नहीं होता, अपना सामान संभालने की जिम्मेदारी आपके पास बिल्कुल ऐसा ही है, नहीं होती तो आपकी कॉस्ट सेव हो जाती है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन बेटा आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है इसके अंदर, क्योंकि होलसेलर अपना भी तो प्रॉफिट रखेगा ना। प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो उससे एक्सपेंस कवर करना, कॉस्ट कवर करना मुश्किल हो जाती है, और कॉस्ट कवरिंग प्रॉब्लम। इसके अलावा जी आप क्या कह सकते हैं कि आप इस पैसे को री इन्वेस्ट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट कम हो रहा है, री इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम, ठीक है?
आइएगा आगे। नो डायरेक्ट कस्टमर टू कॉन्टेक्ट टू कस्टमर, ये वाली बात भी आप कर सकते हैं। अच्छा, सेल डायरेक्टली टू लार्ज रिटेलर्स, बेटा आप जो है अच्छी लोकेशन वाले रिटेलर्स को अपना सामान बेच सकते हैं। ठीक है, अच्छी जहाँ पे आपके पास सेल्स ज़्यादा हैं, जहाँ पे आपके पास कस्टमर ज़्यादा है, जहाँ पे आपके पास डिमांड ज़्यादा है। अब एक बात बताओ ना, अगर मैं नीडो जो दूध का डब्बा आता है मैं वो बेचता हूँ, मैं उसका मालिक हूँ, तो क्या मैं नाहिद को नीडो पकड़ाऊंगा या फिर आपके गली की दुकान वाले को नीडो पकड़ाऊंगा? जाहिर है जहाँ पे सेल ज्यादा है, नाहिद पे सेल ज्यादा है, तो वहीं पे पकड़ाऊंगा ना। उसके बाद कि बेटा मसला ये है कि नाहिद पे नीडो के अलावा और भी तो दूध के डब्बे बिकते होंगे, तो मतलब क्या है इसका कि कंपटीशन ज्यादा होगा। ठीक है, आपके पास कंपैरेटर ब्रांड्स होते हैं जिनकी प्राइस लेवल डिफरेंट होती है, तो वो आपके लिए मसला क्रिएट कर सकते हैं। ओपन इट्स ओन शॉप इन शॉपिंग मॉल्स, बेटा सारी चीजों का कंट्रोल इसके हाथ में होगा, जो करना चाहे जिस तरह करना चाहे इसके ऊपर काम हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट होगा, सारी चीजें खुद डिसाइड करेगा। लेकिन बेटा दुकान की कॉस्ट, दुकान का रेंट, ठीक है, और डिजाइन, दुकान का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसिव है ना ये सारी चीजें, तो ये हमारे पास इस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह एक्सपेंसेस के अंदर बात करते हैं। रिकमेंडेशन वही भाई आपकी मर्जी है, जो लिखना चाहो लिख लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मीटिंग एंड होने वाली है, सिर्फ 4 मिनट है मेरे पास, आगे बढ़ो। Identify and explain one reason why TT will need short-term finance and one reason why TT will need long-term finance। बेटा शॉर्ट टर्म फाइनेंस और लॉन्ग टर्म फाइनेंस हमें क्यों चाहिए होंगे? शॉर्ट टर्म फाइनेंस के अंदर आप बता देंगे कि यार हमें जो अपने वर्किंग कैपिटल है उसको मेंटेन करना है, ठीक है, हमें अपने एक्सपेंसेस को पे ऑफ करना होगा, या हमें अपने क्रेडिटर्स को पे ऑफ करना होगा, ये बातें आपको बतानी पड़ेंगी। ठीक है, क्या पता हमारे पास कैश फ्लो प्रॉब्लम्स आ रहे हो, तो उन कैश फ्लो प्रॉब्लम्स को करेक्ट करने के लिए हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंस की जरूरत पड़ जाए। शॉर्ट टर्म डेट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बेटा एग्जांपल्स दे दीजिएगा। लॉन्ग टर्म फाइनेंस आपको क्यों चाहिए भाई? क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, उसने खुद आपसे कहा था कि आपको दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करने शुरू करने हैं, या फिर आप किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करने की कोशिश करेंगे, तो बेटा दोनों के अंदर क्या चाहिए होता है? पैसा। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो आपको चाहिए ना, एक्सपेंशन करने के लिए पैसे चाहिए आप लोगों को। ठीक है, आपने टेक ओवर करना है, आपने इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये आपके रीजंस प्रॉपर केस से लिंक करना है, कोई उल्टी सीधी अल्लम गल्लम बात नहीं करनी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, आगे आए। अच्छा भाई, refer to appendix 3 and other information in the case study, consider the financial performance of TT. Do you think directors should be pleased with the company's performance? Justify your answer using appropriate ratios। बेटा कभी भी ऐसा सवाल है जहां पे आपने रेशियोज का बताना होता है, तो उसका फॉर्मूला साथ बताना। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने ये लाइनें भरी लाइनें भरी लाइनें भरी, मैं यहाँ पे आ गया जीपी मार्जिन के ऊपर। ठीक है, तो मैं पहले छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा, जीपी ओवर सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा, जो भी अमाउंट है मल्टीप्लाई बाय 100, तब मुझे बताऊंगा कि मेरा जीपी मार्जिन क्या है। समझे? तो कैलकुलेशन दिखाना लाजमी है, लाजमी दिखाइएगा। अब मैं इसको ऊपर ऊपर से कंपेयर कर रहा हूँ। बेटा आपने उसकी परफॉर्मेंस बतानी है कि 2015 में आपका रेवेन्यू 10 मिलियन था, जो कि बढ़ के कितना हो गया 15 मिलियन। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी 2 मिलियन थी, जो कि बढ़ के कितनी हो गई है 4 मिलियन। अब बेटा आपके पास यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 8 मिलियन का, जबकि यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कितने का आ गया 11 मिलियन का, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट भी आपका इंक्रीज हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक्सपेंसेस थे 7 मिलियन के, तो बेटा आपका नेट प्रॉफिट कितना आ गया 1 मिलियन का। यहाँ पे आपके पास नेट प्रॉफिट कितने के आ गए 2 मिलियन के। अब कंपेयर करो, कंपेयर करो, देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स डबल हो गई, एक्सपेंसेस हमारे पास बढ़ गए, सही है, हमारे पास नेट प्रॉफिट सिर्फ 1 मिलियन से बढ़ा है, सिर्फ 1 मिलियन से बढ़ा है, यानी कि हमारे पास नेट प्रॉफिट बढ़ गया। अब हम लोग जब प्रॉफिट्स को अमाउंट में निकाले ना, तब हमें ये देखने में बाहिर लग रहा है कि यार 2016 इज बेटर देन 2015, लेकिन प्रॉपर तरीके से आप इवेल्युएट कब कर पाएंगे? जब आप रेशियोज निकालेंगे, जब आप रेशियोज निकालेंगे, आप उनको कंपेयर करेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि यार ये चीजें किस तरीके से हो रही है और क्या बेहतर था मेरे लिए।
आपको ये सारे रेशियोज निकालने हैं, एनपी मार्जिन दोनों सालों के, एनपी मार्जिन दोनों सालों का, आरओसीई दोनों सालों का। जब ये सारी बातें हो जाए तब एंड में बोलिएगा कि इन ऑर्डर टू कंक्लूड या फिर अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू 2016 या जो भी ईयर था, ये इम्प्रूव हुआ है या गिरा है, आपको इस तरीके से बताना है। क्वालिटी और हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस गिरी है तो डायरेक्टर को इनसे नाराज होना चाहिए या डायरेक्टर को इनसे खुश होना चाहिए, डिपेंड करता है। क्लियर है? आयशा आपको क्लियर है? चलें जी, क्लास ऑफ करें। अल्लाह हाफिज।